माँ चिंता मत करो, मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। दीपू तू 5 मिनट माँ के पास ही बैठ। हाँ दीदी ठीक है। सरिता भागती हुई पड़ोस के विक्रम के घर जाती है और जोर से दरवाजा खटखटाती है। विक्रम अंकल दरवाजा खोलो प्लीज। विक्रम अंकल दरवाजा खोलो प्लीज। विक्रम अंकल। 2 मिनट बाद विक्रम दरवाजा खोलता है। अंकल मम्मी अचानक से बेहोश हो गई है, प्लीज आप चलकर मदद करो। विक्रम और सरिता दौड़ते हुए सरिता के घर पहुंचते हैं। सरिता की मम्मी अभी भी बेहोश होती है और सरिता का छोटा भाई दीपू रोते हुए उसके सिर को सहला रहा होता है। विक्रम जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और फिर सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां सरिता की मम्मी एडमिट हो जाती हैं। सरिता एक बेंच पर बैठी होती है, तभी उसके बगल में विक्रम आकर बैठता है। सरिता तुम ठीक तो हो ना? अंकल मम्मी को ठीक होने में कितना समय लग जाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, उसके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1 महीने तक एडमिट करके रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे अंकल? मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, पर ऑपरेशन बहुत महंगा है और इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। डॉक्टर आज ही पैसे जमा करने को बोल रहा है, वरना वो इलाज शुरू नहीं करेगा। पर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? सरिता और विक्रम मिलकर भी ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं जमा कर पाते हैं और डॉक्टर सरिता की मम्मी का इलाज नहीं करता है। सरिता की मम्मी घर पर आ जाती है, पर अगले ही दिन उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। सरिता अब इस दुनिया में अकेली हो जाती है और उसके ऊपर एक छोटे भाई दीपू की जिम्मेदारी भी होती है। वह नदी के किनारे बैठकर अपने परिवार के बारे में सोच रही होती है। समय कैसा खेल खेलता है। 1 साल पहले हमारा हंसता खेलता परिवार था, कितने खुश थे हम। पापा रात को ऑफिस से आते थे, हमारे लिए खिलौने लाते थे और माँ स्वादिष्ट खाना बनाकर रखती थी। मैं और दीपू खूब लड़ाई करते थे और वो हमें डांटती थी। हम सब मिलकर खाते हंसते और घूमने जाते थे। मेरे पापा की मैं लाडली थी, पर उस रात सब बदल गया जब पापा की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अब इस दुनिया में मेरा दीपू के सिवा कौन है? पर मुझे हिम्मत बांधनी होगी और दीपू के लिए जीना होगा। हमारे पास तो बस अब हमारे माता पिता का घर ही बचा है। सरिता अपने घर पहुंचती है तो वहां देखती है कि दीपू घर के बाहर खड़ा रो रहा होता है। क्या हुआ दीपू? विक्रम अंकल कहाँ है? वो तो तेरी देखभाल कर रहे थे ना? तभी विक्रम घर के अंदर से कुछ पेपर्स लेकर आता है और उसे सरिता को पकड़ाता है। ये लो तुम्हारे घर के कागजात, यह घर अब मेरा है और तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल जाओ। सरिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह विक्रम अंकल पर विश्वास करती थी, पर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर विक्रम ने सरिता के घर को अपने नाम कर लिया था। सरिता और दीपू अब बेघर हो चुके थे। सरिता के पास कोई चारा नहीं था, वो अकेले लड़ भी नहीं सकती थी। वो दीपू को लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है। दीदी मम्मी पापा कहाँ चले गए हैं? वो हमें लेने क्यों नहीं आते? वो हमें खाना क्यों नहीं देते? दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो दीपू, मम्मी पापा कहीं नहीं गए हैं। वह हमेशा हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं, बस हमारे पास नहीं आ सकते। पर मैं हूँ तुम्हारे पास और हमेशा रहूंगी। अभी तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हें पक्का कुछ अच्छा खिलाऊंगी। सरिता दीपू को बड़ी मुश्किल से सुलाती है। उसके बाद वो आसपास के होटल में खाना मांगने के लिए जाती है। सारे होटल वाले उसे भगा देते हैं। फिर वो रामधारी के होटल पर पहुंचती है। अंकल 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खाने को दे दो प्लीज अंकल। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं रोज। जाओ यहाँ से, हमारे पास फ्री फुकट का खाना देने के लिए नहीं है, भिखारी लड़की कहीं की। तभी ये सारी बातें उस होटल का मालिक रामधारी सुन लेता है और वो आकर सरिता से पूछता है, क्या हुआ बच्ची, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मैं और मेरा भाई 2 दिन से भूखे हैं, प्लीज कुछ खाने को दे दो। ठीक है अभी देता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी भूखे को ऐसे भगाते हुए? जाओ जाकर उनके लिए खाना लेकर आओ। तुम बताओ लड़की, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सरिता रामधारी को अपनी पूरी कहानी बताती है। सरिता की कहानी सुनकर रामधारी को बहुत दया आती है। वो कहता है, बताओ
मैं तुम्हारी और कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं खुद से पैसे कमाना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाने सिखाए हैं। मैं उसी को बनाकर बेचकर पैसा कमाना चाहती हूँ, पर मेरे पास ये काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप मेरी इसमें सहायता कर पाए तो मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। रामधारी सरिता को कुछ पैसे लाकर देता है और फिर कहता है, तुम्हारी हिम्मत बहुत कमाल की है। तुम कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानती हो। अपने माँ बाप को खोने और अपने पड़ोसी से धोखा खाने के बाद भी तुम खुद से अपना काम शुरू करना चाहती हो। मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं ये सब अपने भाई दीपू के लिए कर रही हूँ। अगर वह नहीं होता तो मैं आज अपना जीवन का त्याग कर चुकी होती। मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ। हाँ, कहो। मैंने होटल के बाहर एक पुरानी साइकिल रखी देखी थी। क्या मैं उसे भी ले सकती हूँ? मैं उस पर ही अपने छोले कुलचे का बिजनेस करूँगी। ठीक है, मैं उसे रिपेयर करा के तुम्हें कल सुबह दे दूंगा। इस तरह रामधारी की मदद से सरिता छोले कुलचे बनाना शुरू करती है और उसे साइकिल पर बेचना शुरू करती है। वो अपने छोले कुलचे का नाम रामधारी छोले कुलचे रखती है और उसके छोले कुलचे बहुत स्वादिष्ट होते हैं और उसे खाने के लिए बहुत से लोग सरिता को अपने घर बुलाते हैं। रामधारी सरिता को तरक्की करते हुए देखकर बहुत खुश होता है और उसे सरिता पर बहुत गर्व होता है। सरिता रामधारी को अपने बड़े भाई की तरह इज्जत करती है और धीरे धीरे उसके सारे पैसे चुका देती है। सरिता जितने पैसे कमाती है उसमें दीपू को भी एक अच्छे स्कूल में भेजती है और उसे खूब पढ़ाती है। सरिता 28 साल तक साइकिल पर छोले कुलचे बेचती है और उसका भाई दीपू पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। दीपू सरिता को अपनी माँ के समान मानता है और अपनी सारी सफलता का श्रेय सरिता को देता है। दीपू के ऑफिसर बनने के बाद भी सरिता छोले कुलचे बेचना नहीं छोड़ती, क्योंकि इसी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई थी। वो पूरे शहर में साइकिल पर रामधारी छोले कुलचे बेचने के नाम से मशहूर होती है और दूसरे शहर के लोग सरिता के छोले कुलचे खाने के लिए आते रहते हैं।